प्रभा की उम्र करीब 35 साल की रही होगी और काफी संपन्न घर में पैदा हुई थी। प्रभा की शादी भी बहुत ही अमीर घर में हुई। पति भी जाने माने व्यापारी थे और उनका दाल और चावल का व्यापार था जो काफी अच्छा चलता था। प्रभा का एक लड़का भी था, रोहन। उसकी उम्र रही होगी 5 साल, जो काफी हंसमुख भी था। प्रभा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ रोहन और सभी का चहेता भी था। प्रभा के घर में उनके साथ उनकी देवरानी भी रहती थी जिसका नाम आशा था। आशा अपनी जेठानी को काफी इज्जत देती थी और उनसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करती थी। वो अपने जेठानी जी को हमेशा ही आगे रखकर काम करती। दोनों ही साथ में रहती और दोनों भाई साथ में व्यापार करते थे। घर में पुरानी बाई जो काम करने आती थी, उसकी तबीयत बहुत दिनों तक सही नहीं हुई और वो काम पर नहीं आई, तो दूसरी बाई का इंतजाम कर लिया गया। हालांकि वो भी कई साल पहले यहाँ काम कर चुकी थी, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं थी। तो प्रभा बोलती है, देखो मीनू, तुम पहले भी यहाँ काम कर चुकी हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं सब कुछ, आखिर तुम्हें सब कुछ पता ही है। और हाँ, तुम मुझे दिखी भी नहीं 4-5 सालों से, आखिर कहाँ थी तुम? तो मीनू बोलती है, दीदी मैं अपने भाई के यहाँ चली गई थी और वहीं रह रही थी। क्या करती यहाँ पर? आखिर कौन है मेरा यहाँ पर? मीनू का पति भी इस दुनिया में नहीं था और वो अब अकेली ही रहती थी। लगभग 3 दिन बाद आशा ने मीनू की कुछ हरकतों पर विचार किया और उसे देखा तो वो कुछ सामान्य हरकतें नहीं थी। जैसे वो झाड़ू लगाते हुए 4-5 कदम पीछे आती और फिर आगे जाती। एक दिन उसने उल्टा झाड़ू करके फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश की तो आशा ने अपने जेठानी प्रभा को बताया। प्रभा ने भी कुछ विचित्र हरकतें और उसके शरीर के हाव भाव देखते हुए उससे ये पूछा कि तू ये बता मीनू, ये तू क्या करती रहती है और तेरे नाखून भी बढ़ गए हैं और कमरे के कोनों में जाकर तू क्या खुसुर फुसुर करती रहती है? तो वो बोलती है, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई ने बताया है कि ऐसा करने से घर में तरक्की होती है और वो ये सब जानते भी हैं। लोग उनके पास कई परेशानियों को लेकर आते हैं और उनके उपचार से बहुतों को फायदा हुआ है। तो प्रभा ने गुस्से में कहा, तू ये सब यहाँ मत करा कर। अगर तुझे काम करना है तो कर, वरना यहाँ से तू चली जा। आशा ने फिर अगले दिन देखा तो उसने प्रभा दीदी के झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांधा और चली गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मीनू घर से जा चुकी थी और आशा काफी डर गई और उसने अपनी जेठानी प्रभा को सब बता दिया कि किस तरह वो उनके झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांध कर ले गई है। प्रभा डरे सहमे बिना ही वो कह उठी, आने दे उसे, मैं देखती हूँ, उसका कल ही हिसाब कर दूंगी। और अपनी देवरानी से ऐसा बोलकर उसे भी तसल्ली देकर आराम करने को कहा। प्रभा ने आशा के डर को तो भगा दिया, पर उसके मन में एक बात जरूर घर कर गई कि ये मेरे बालों को क्यों लेकर गई है और क्या मैंने इसे डांट दिया इसलिए, पर ये मेरे बालों का क्या करेगी? ऐसे ही विचार प्रभा के मन में आ रहे थे और वो सारी रात चैन से सो भी नहीं पाई। अगले दिन सुबह मीनू आई और घर के काम में लग गई। आशा ने प्रभा को काफी इशारा किया कि वो उससे पूछे कि कल बालों को बांधकर क्यों ले गई, पर प्रभा ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अचानक प्रभा के व्यवहार में मीनू के प्रति कुछ परिवर्तन आया देखकर जब आशा से रहा नहीं गया तो उसने खुद ही पूछा, कल दीदी के बालों को तू अपने पल्लू में बांधकर क्यों ले गई थी? मैंने तुम्हें देखा था और क्या किया तुमने उनके बालों का? तो मीनू बोलती है, कुछ नहीं दीदी, वो तो मैंने बाहर ही फेंक दिए थे। तो मीनू बोलती, नहीं दीदी, सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पर कुछ दिनों में उनकी प्रभा दीदी के व्यवहार में परिवर्तन आया देखकर आशा काफी अचंभित थी। वो अब क्यों मीनू के इतने गुणगान करने लगी थी? हर वक्त मीनू मीनू, क्या उन पर कोई काला जादू किया गया था? हर काम अपनी जेठानी से पूछने वाली आशा का अब मन बहुत कुछ सोच रहा था कि क्या करे वो। क्या उसकी जेठानी पर काला जादू किया गया है या महज उसका वहम था? पर उसकी जेठानी के व्यवहार में अचानक परिवर्तन भी तो आ गया था। वो मीनू के बारे में कुछ भी सुनने को अब तैयार नहीं थी। प्रभा का व्यवहार दिनों दिन बदलता गया और आशा भी उन्हें अब कुछ समझने में रुचि नहीं लेती थी। कुछ दिन बाद जब आशा के मन में विचार आया कि क्यों न मीनू से ही बात की जाए
और उससे बात बात में क्या माजरा है ये पता लगाया जाए। आशा ने मीनू से बात की और उसका विश्वास जीतने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे 1-2 दिन में लगभग आशा कामयाब भी हो गई और उसने मीनू के भाई और उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया। सबसे बड़ी बात आशा को ये पता चली जिसने उसके और उसके जेठानी के बीच के रिश्ते को तार तार कर दिया था, पर क्या ये बात सही थी या उसके पीछे कोई और बात थी। आशा ने मौके की तलाश की और वो मौका उसे मिल गया जब प्रभा बाजार गई हुई थी। आशा ने मीनू से और बात की, पर मीनू ने आशा से कुछ पैसे लेने का इशारा किया। आशा समझ चुकी थी कि ये बिना पैसे लिए कुछ नहीं बताएगी और फिर आशा ने उसे 5,000 रुपए दिए और उससे कहा, तुम रख लो, तुम्हें काम आएंगे। बाजार गई हुई प्रभा के ना होने पर मीनू ने ये बताया कि छोटी दीदी, अगर आप बड़ी दीदी को कुछ ना बताएंगी तभी मैं आपको सारी बात बताऊंगी। आप कसम खाओ, अगर आप बताओगी तो फिर मैं कभी कोई भी बात आपको नहीं बताऊंगी। तो आशा बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी, तू मुझे सब कुछ सच सच बता। तो मीनू बोलती है, दीदी मैं बहुत पहले से ही बड़ी दीदी को जानती हूँ। जब उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया और मैं अपने भाई की मदद से काले जादू से उनकी गोद भरवाई और तो और बड़े साहब के धंधे में भी मैंने मदद करवाई। मैंने उसकी बहुत मदद की है काले जादू से। आशा बोलती, काला जादू मतलब जादू टोना, ये सब होता है क्या? मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती, ये सब सिर्फ पागल बनाने के काम है। हमें अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए बस, और काले जादू से कुछ नहीं होता। तो मीनू बोलती है, दीदी काला जादू होता है, ये सब अगर नहीं होता तो आपकी बड़ी दीदी की गोद आज खाली ही रहती। आज आपके घर में इतनी खुशियां सिर्फ और सिर्फ मेरे काले जादू से ही आई है। जब 5 साल तक बड़ी दीदी के कोई भी बच्चे नहीं हुए तो मैं उन्हें लेकर गई थी अपने भाई के पास और तभी उनका लड़का हुआ है, नहीं तो वो आज तक बांझ रहती। तो आशा बोलती है, चुप कर, पागल हो गई है क्या तू? मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू बस बोलते ही जा रही है। तो मीनू समझ गई थी कि दीदी को गुस्सा आ गया है। फिर मीनू बोलती है, दीदी आप ये बात बड़ी दीदी से मत पूछना, नहीं तो वो आपसे ही नाराज हो जाएंगी। जब मीनू चली गई तो आशा की जैसे तो भूख प्यासी मर गई और वो प्रभा दीदी से कुछ इशारों में बात करने की कोशिश करने लगी। आखिर मुझे इस मीनू पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, यही सब विचार आशा के मन में घूम रहे थे। जैसे ही प्रभा बाजार से आई तो आशा पानी का गिलास लेकर बोली, ये लो दीदी पानी पी लो। प्रभा ने पानी पिया ही था कि धीरे से आशा ने कहा, दीदी ये काला जादू होता है क्या? प्रभा चौंकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो? आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या तुमसे मीनू तो उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही थी? उससे तुम ज्यादा बात मत किया करो, मैं उसे जल्दी ही काम से निकालने वाली हूँ, बस घर की पुरानी बाई जल्दी से सही हो जाए। तो आशा बोलती है, दीदी आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, क्या काला जादू होता है? जब प्रभा ने चिल्लाकर आशा से कहा, तुमसे कहा ना कोई काला जादू नहीं होता, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हें। आशा ने जब जेठानी की बात सुनी तो उसके मन को संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला और वो अपना काम करने लगी। शाम को आशा ने अपने पति विकास से बात की, पर उसने मीनू की बात को छुपाए रखा। विकास ने आशा से कहा, क्या तुम फालतू के सवाल लेकर बैठ गई हो? ये काला जादू नहीं होता और काला जादू करने वाले सब पागल बनाते हैं, और अगर चलो मान लो होता भी है तो तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हें परेशानी है? क्या तुम्हें अपने पति से मुक्ति चाहिए क्या? इतना कहकर विकास हंसने लगता है। आशा ने समझ लिया था कि शायद मुझे ही कुछ करना होगा, इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर सच में दीदी ने काले जादू का इस्तेमाल किया था या नहीं, या बस मीनू सिर्फ और सिर्फ बस झूठ ही बोल रही थी। आशा अगले दिन का इंतजार करने लगी। मीनू आ चुकी थी और आशा ने इशारे से उससे कहा कि मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। इशारा समझते ही मीनू ने जोर से आवाज लगाई, अरे छोटी दीदी, आपको अपने कमरे की सफाई करानी थी ना, आओ चलो आज कर देती हूँ। और दोनों ही कमरे में सफाई करने के बहाने बातें करने लगी। आशा ने कहा, सुन मीनू, मैंने इनसे भी पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काला जादू नहीं होता, तू मुझे सब सच सच बता, क्या दीदी ने काला जादू करवाया था? तो मीनू बोलती है, सच में दीदी, मैं सही कह रही हूँ, बड़ी दीदी ने काला जादू करवाया था, तभी तो बेटा हुआ है उन्हें,
और तो और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप बड़ी दीदी से कुछ मत कहना, उन्होंने तुम पर भी काला जादू करवाया है। आशा ने चौंकते हुए कहा, मुझ पर? क्या पागलों जैसे तू बातें कर रही है? मुझ पर क्यों काला जादू करेंगी? और वो किस बात के लिए काला जादू करेंगी? तो मीनू ने कहा, आपको कोई बच्चा न हो और आप हमेशा बांझ रहो और सभी का चहेता सिर्फ रोहन बना रहे और आपकी सब बेइज्जती करें। आशा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मीनू की बात ने आशा को बहुत दुखी कर दिया था। तो आशा चौंकते हुए बोलती है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, दीदी ऐसा नहीं कर सकती हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उसे सब सुना सुना लगने लगा। दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? मैं रोहन को अपने लड़के की तरह प्यार देती थी। मैंने उन्हें हमेशा अपनी बड़ी दीदी माना, न कभी उनसे किसी काम को करने के लिए मना किया और न ही कभी उनकी बात काटी। और आशा फूट फूट कर रोने लगी। तभी मीनू बोलती है, दीदी आप मत रो, मैं ये सब कुछ सही कर सकती हूँ, आप चिंता मत करो। आशा के दिल में इस बात को सुनकर जैसे क्रोध का बीज पैदा हो गया। उस क्रोध ने भले ही बदले की भावना को जन्म न दिया हो, पर कुछ करने का मन जरूर बना लिया था। मीनू तो काम करके चली गई, पर आज तो आशा की जैसे भूख प्यास सब जा चुकी थी। वो अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए ही लेट गई। आशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो हर पल यही सोच रही थी कि मैंने दीदी का क्या बिगाड़ा जो मुझे उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी। इसका मतलब ये भी था कि आशा के मन में कहीं न कहीं काले जादू की बात सही लगने लगी और उसे मीनू की बात पर भरोसा था। आशा ने सोच लिया था कि मुझे अब दीदी के साथ नहीं रहना। जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे गोद में भी बच्चा खेलेगा। मुझे भी अब माँ बनना है, चाहे कितने भी काले जादू क्यों न करना पड़े। अब बस आशा मीनू का इंतजार करने लगी। प्रभा आशा के कमरे में आवाज लगाती हुई आई, आशा, अरे ओ आशा, आज तो कुछ बोल नहीं रही है और इतनी जल्दी सो रही है। तो आशा बोलती है, मेरा मन अच्छा नहीं है दीदी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। तो प्रभा कहती है, अच्छा ठीक है, जब मन अच्छा हो तब बात कर लेना, अभी आराम कर लो। आशा अगले दिन मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आई और सीधे ही आशा के कमरे में गई। दीदी आप ठीक तो हो ना? मुझे तुझसे कुछ काम है, मुझे भी माँ बनना है और कुछ भी हो तो अपने भाई से कह कि अगर पैसा लगेगा तो मैं पैसे भी दूंगी, पर दीदी ने जो भी कराया है मुझे नहीं पता, बस मुझे माँ बनना है। तो मीनू बोलती, ठीक है दीदी, आप कुछ बहाना करके मेरे साथ चलना, यहाँ से आप अकेले ही निकल जाना, मैं आपको बीच रास्ते में मिल जाऊंगी। आशा ने मीनू से रास्ता पूछ लिया और मीनू भी बीच में मिलने के लिए तैयार थी। आशा ने अगले दिन प्रभा दीदी से कहा, दीदी आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और आज शाम तक लौट आऊंगी, आप इनसे बोल देना। मैंने ऑटो बुलवा लिया है और मैं उसी से जा रही हूँ। प्रभा का मन थोड़ा बेचैन तो हुआ पर कुछ नाराज सी दिखी। आशा से उसने कुछ नहीं पूछा, सोचा शायद पति पत्नी से अनबन हो गई होगी। रास्ते में मीनू मिल गई और दोनों ही ऑटो में बैठ गई। मीनू के बताए हुए रास्ते पर ऑटो वाला आशा को ले जा रहा था। शहर से दूर निकलकर वह एक छोटे से मकान में जा पहुंचे। यह मकान एक खंडहर था जो शहर से दूर एक पहाड़ी पर था। मीनू ने ऑटो वाले से उससे पहले ही रुकने को कहा था और बोला था कि तुम्हें 1 घंटे तक रुकना है यहाँ पर और बस हम लोग फिर साथ में ही चलेंगे। मीनू और आशा दोनों उस खंडहर रूपी मकान में गई। आशा ने देखा तो वो मकान अंदर से सही लग रहा था। उस मकान के अंदर एक कमरा था जिसमें एक सज्जन जो बाबा का रूप लिए बैठे थे। आशा को देखकर अचानक ही बोले, आओ आशा देवी। तो आशा काफी डर गई, पर मीनू ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे भाई हैं। फिर आशा के मन को थोड़ी शांति हुई और वो उसके पास गई। उस बाबा ने जो मीनू का भाई था, आशा को भभूति दी और उस भभूति को सर पर लगाने को कहा। जब आशा ने उसे सर पर लगाया तो बाबा जोर जोर से कांपने लगा और उसने बताया कि उस पर जो काला जादू किया गया है वो उतर गया है, पर उसे 2 दिन बाद आना होगा और वो 2 दिन बाद पूजा करेगा और पूजा के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी, उसके लिए उसे कुछ पैसे देने होंगे। आशा ने तुरंत ही बाबा से हामी भर दी और कितने पैसे देने हैं मैं देती हूँ। बाबा ने आशा से कहा कि 3000 रुपये लगेंगे और उसे 2 दिन बाद आने को कहा और जल्द से जल्द
वो गर्भवती हो जाएगी ऐसा आश्वासन दिया। आशा काफी खुश थी। बाबा ने आशा को अपनी जेठानी से अलग होने के लिए भी कहा ताकि वो कोई और चाल न चले। आशा भी अब काले जादू पर भरोसा कर चुकी थी और उसने अपने जेठानी से अलग होने की हामी भर दी। मीनू ने भी आशा को विश्वास दिलाया कि वो अब जल्द से जल्द माँ बन जाएगी और उसकी गोद में जल्द ही एक प्यारा सा बच्चा होगा। आशा तो जैसे फूले ही नहीं समा रही थी। आशा को पूरा भरोसा था कि अब वो माँ बन जाएगी। दोनों ऑटो में बैठकर घर वापस आ गई। शाम को आते ही आशा ने अपने अलग होने की बात अपने पति को बताई। विकास ने काफी समझाया, तुम पागल हो गई हो क्या? भैया और भाभी से अलग होने की बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और आखिर तुम्हारा उन्होंने क्या बिगाड़ा है? वो तुमसे इतना प्यार तो करते हैं। क्या बात हो गई है जो तुम आज इतना बड़ा फैसला लेना चाहती हो? तो आशा बोलती है, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आप अलग हो जाओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। आशा ने जब इतना कह दिया तो विकास समझ गया कि कोई न कोई बात तो है जो ये मुझसे छिपा रही है। बात बड़े भैया को पता चली। अपने घर में सबसे बड़े होने के नाते उन्हें अपने छोटे की हर खुशी का ख्याल रखना था और उन्हें भी आशा के सामने झुकना ही पड़ा। और फिर प्रभा को भी उसके जिद के आगे झुकना पड़ा। प्रभा ने आशा से कहा, देखो आशा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही सोचा है। मुझे कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या हो गई है? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं इसका। पर आशा ने प्रभा को कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बोला, दीदी क्या आप मुझे माँ बनते देखना चाहती हैं? तो प्रभा बोलती है, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो आशा कहती है, अगर आप मुझे माँ बनते देखना चाहती हो तो आप मुझसे अलग हो जाओ। तो प्रभा बोलती, देखो आशा, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर कुछ भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रात में बहुत कुछ होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं खाया। घर में काफी कलह का वातावरण हो चुका था। सुबह आशा और मीनू मिली। जैसे ही मीनू को इस बात का पता चला तो वो आशा से खुश होने लगी। अगले दिन आशा बिना किसी को बताए ऑटो में बैठकर मीनू के साथ मीनू के भाई के यहाँ यानी काला जादू करने वाले बाबा के पास पहुंच गई। सबसे पहले मीनू ने आशा को मकान में बाहर रुकने के लिए ही कहा और उसे बाबा से मिलकर बात करने के बाद मिलाने को इंतजार करने को कहा। आशा वही मकान के बाहर ही मुख्य दरवाजे पर रुक गई। दोनों तालियां बजा बजाकर हंसने लगे और अपने काले जादू की बड़ाइयां करने लगे। फिर बाबा ने अपना प्लान बताया कि जैसे ही आशा आएगी तो वो इस धुएं से वो हल्की सी बेहोश हो जाएगी और फिर वो आशा के साथ बलात्कार करेगा और उसे वो दवा खिला देगा। उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ देर बाद जब मीनू आई तो आशा से बोली कि अब चलो, बाबा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आशा को शायद इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। जिस मीनू पर उसने इतना भरोसा किया, आज वही उसके दामन में दाग लगाने वाली है। आशा ने अपने घर वालों से इस कदर लड़ाई की और विश्वास किया इन काले जादू के फरेबियों पर, जो सौदागर हैं झूठ और फरेब के, जो पैदा होते हैं हम और आप लोगों की गलतियों से। आशा धीरे धीरे चलने लगी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था, क्या वो गलत तो नहीं कर रही? बिना अपने पति को बताए, बिना किसी की सलाह लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। जैसे ही वो बाबा के पास आई और वो बाबा ने उसे वही आग से बने हुए हवन कुंड के पास बैठा लिया और कुछ पदार्थ उस हवन कुंड में डाला, तभी आशा को अचानक बेहोशी आने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मीनू और बाबा उसे कमरे में ले गए। बाबा आशा के नज़दीक आ चुका था और वो आशा को अपने आगोश में लेने ही वाला था कि पीछे से उसके सिर पर लकड़ी के बड़े से लट्ठे से हमला किया गया, जिससे उसका सर लहूलुहान हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आशा की जेठानी प्रभा खड़ी हुई थी। उसने प्रभा के इस रूप को देखकर साक्षात माँ दुर्गा का दर्शन किया। उसे उस वक्त प्रभा माँ चंडी के रूप में दिखाई दी। प्रभा ने उस पाखंडी बाबा को जमकर पीटा। तभी प्रभा बोलती है, तू क्या समझ रहा था कि तू मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसी हरकत करेगा और मैं चुप रहूंगी? और प्रभा लगातार उसको बस उसी लकड़ी से मारे ही जा रही थी। तभी उसकी एक टांग टूट गई। प्रभा का गुस्सा इतना तेज था कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रभा ने उस बाबा का एक पैर तोड़ दिया था। आशा को होश आया तो उसने देखा कि उसके ब्लाउज के हुक खुले हुए थे। आशा ये सब देखकर काफी घबरा गई और उसने देखा
कि प्रभा अब भी पाखंडी बाबा की सुताई कर रही थी। आशा ने अपने कपड़ों को सही से पहना और अपने किए हुए इस कर्म से उसे बहुत पछतावा हो रहा था। बाबा की हालत खराब हो गई और आशा ने प्रभा को रोका। आशा अपनी दीदी के गले लगकर रो रही थी और प्रभा उसे दिलासा दे रही थी। मीनू जब उस ऑटो वाले से आगे क्या करना है उसका प्लान बनाकर जब वो आई तो दोनों को साथ देखकर उसकी हालत खराब हो गई और पुलिस भी उसी क्षण आ गई थी। पुलिस को इत्तला प्रभा ने ही दी थी। उसके ठिकाने का भी पता प्रभा ने बता दिया था। बाबा, मीनू और ऑटो वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों एक साथ मिले हुए थे और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई में मीनू ने बताया कि बाबा उसका भाई नहीं था बल्कि उसका पति था, जो इस प्रकार की वारदातों को अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया करता था। बाबा पर बलात्कार और धोखाधड़ी आदि मुकदमे दर्ज किए गए। प्रभा ने पुलिस को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से वो मीनू को जानती है। तो प्रभा ने बताया कि मेरा संपर्क मीनू से 5 साल पहले हुआ, जब वो हमारे यहाँ बाई का काम करती थी और बच्चों के लिए परेशान प्रभा ने उसे बताया तो उसने इसी बाबा का पता बताया और इन दोनों के द्वारा ही वो बलात्कार का शिकार हुई। हाँ, उसके साथ भी बलात्कार हुआ था, पर बेइज्जती के डर से उसने ये बात किसी को नहीं बताई और उस हादसे के बाद वो कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ी और कुछ महीनों बाद ईश्वर की कृपा से ही वो गर्भवती हो गई। मीनू उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके घर में काम तो करती थी पर उसके साथ बलात्कार की भी बात सबके सामने लाने की धमकी देती थी, इसलिए वो उससे कुछ कह भी नहीं पाई। पुलिस ने एक संपन्न घर की बात होने के कारण प्रभा का नाम गुप्त ही रखा। पुलिस ने इस मामले में और सख्ती दिखाई और बाबा से पता चला कि उसने 6 महिलाओं के साथ बलात्कार और करीब 10 महिलाओं के साथ 420। बाबा को उम्र कैद और मीनू को उसकी मदद करने के लिए और उसका इस काम में साथ देने के लिए 6 साल की कैद हुई। जहां मीनू ने, जो कि एक महिला थी, महिलाओं को इन परेशानियों में डाला और उसका शोषण करवाया और प्रभा ने उस बाबा के उस हैवानियत के शिकार की बात पुलिस को अपनी इज्जत की वजह से नहीं बताई, जिसकी वजह से और भी औरतों का इस बाबा का शिकार होना पड़ा। और उसी प्रभा ने अपनी देवरानी की मदद भी की, क्योंकि अगर वो समय पर ना पहुंचती तो शायद आशा के साथ भी वही होता जो अन्य महिलाओं के साथ हुआ। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि काला जादू, तंत्र, टोटके आदि पर भरोसा ना करें। हो सकता है ये सभी सही हो, पर आजकल इसका गलत इस्तेमाल और इसके नाम पर झूठ फरेब का धंधा भी चल रहा है और महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती जा रही हैं, क्योंकि बिना महिला के शामिल हुए ऐसे धंधे नहीं होते। दोस्तों, अगर किसी एक को भी इस कहानी से सीख मिली हो तो मैं यही समझूंगा कि मेरी इस कहानी को सुनाने का मकसद आखिरकार पूरा हो गया।